सोर्स ऑफ पार्टिमेंट शुरू। राजस्थानी चित्रकला शैली का तात्पर्य चित्रकला की उस शैली से है जो मुख्य रूप से राजस्थान एवं वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के कुछ शाही राज्यों एवं ठिकानों में फैली थी, जैसे मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, मालवा, सिरोही व ऐसी अन्य प्रमुख रियासतें 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के मध्य इस शैली का विकास हुआ। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया, क्योंकि इन राज्यों के अधिकांश शासक एवं संरक्षक राजपूत थे। उन्होंने यह नामकरण इन चित्रों को उस समय की मुगल चित्रकला शैली से अलग दिखाने के लिए किया। इसलिए मालवा शैली, जिसमें मध्य भारत की रियासतें और पहाड़ी शैली और भारत के उत्तर पश्चिम हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है, को भी उन्होंने राजपूत शैली के ही अंतर्गत रखा। कुमार स्वामी के अनुसार यह नामकरण चित्रण की स्वदेशी परंपरा का द्योतक है, जो यहाँ मुगलों के आगमन के पूर्व से चली आ रही थी। इसके बाद भारतीय चित्रकला के बारे में काफ़ी शोध हुए और समय के साथ राजपूत शैली शब्द का प्रयोग समाप्त हो गया। उसके स्थान पर इसके लिए अब राजस्थान शैली और पहाड़ी शैली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पैरा। यद्यपि इन शैलियों में भौगोलिक दूरी बहुत कम है, लेकिन इनकी उत्पत्ति, विकास व शैली में रेखांकन, रंगों की वरीयता तथा समायोजन के तत्वों जैसे वास्तु, मानवाकृतियाँ, प्रकृति अंकन की तकनीक, प्रकृतिवाद के लिए आकर्षण और वर्णन विधि आदि में पर्याप्त अंतर परिलक्षित होता है, और इन्हीं विशेषताओं से वे एक दूसरे से अलग अपनी पहचान भी बनाती है। चित्रों का निर्माण सामान्यतः वसली पर किया जाता था। वसली बनाने की अपनी अलग विशिष्ट तकनीक है, जिसमें कागज के पतले पन्नों को गोंद से चिपकाकर आवश्यक मोटाई की वसली तैयार की जाती थी। इस प्रकार तैयार वसली पर काले या भूरे रंग से रेखांकन किया जाता था। तत्पश्चात उसमें आवश्यक रंग भरा जाता था। रंग मुख्य रूप से प्रकृति से प्राप्त खनिज पदार्थों व बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना व चांदी से बनाए जाते थे, जिन्हें चिपकाने के लिए गोंद में मिलाया जाता था। ऊंट या गिलहरी के बालों का प्रयोग ब्रुश बनाने के लिए किया जाता था। चित्रण कार्य पूर्ण होने पर अगेट पत्थर से उसे रगड़ा जाता था, जिससे चित्र की ऊपरी सतह समतल, चमकदार व ओजपूर्ण हो जाती थी। चित्रकला एक सामूहिक कार्य होता था, जिसका एक कुशल दक्ष कलाकार द्वारा नेतृत्व किया जाता था, जो आरंभिक रेखांकन का कार्य करता था। तत्पश्चात रंग, छवि, चित्रण, वास्तु, भूदृश्य और पशु पक्षी बनाने में निपुण उसके शिष्य एवं दक्ष कलाकार अपना अपना कार्य पूरा करते थे। अंत में प्रधान कलाकार चित्र को अंतिम रूप देता था। सुलेख निर्धारित स्थान पर संबंधित श्लोक या पद लिखता था। पैरा। 16वीं शताब्दी तक राम और कृष्ण से संबंधित वैष्णव संप्रदाय भक्ति आंदोलन के रूप में पश्चिम, उत्तर व मध्य भारत में लोकप्रिय हो चुका था। आगे चलकर यह
पूरे भारतीय महाद्वीप में फैल गया, जिसमें कृष्ण विशेष लोकप्रिय हुए। उनकी उपासना केवल ईश्वर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में भी की जाने लगी। प्रेम की धारणा को धार्मिक विषय के रूप में पोषित किया जाता था, जहाँ भावना और रहस्यवाद का एक मनोहारी समन्वय प्राप्त होता था। कृष्ण को सृष्टिकर्ता माना गया है, जिनसे सारी सृष्टि की रचना हुई, और राधा मानवीय आत्मा की प्रतीक, अपने को उनमें समाहित होने को उद्यत है। गीत गोविंद चित्रकला में आत्मा की परमात्मा के प्रति भक्ति राधा द्वारा अपने प्रिय कृष्ण के आत्मत्याग द्वारा चित्रित किया गया है। पेरा गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई। ऐसा माना जाता है कि वे बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद ग्वालों का गीत संस्कृत का एक काव्य है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें राधा कृष्ण के आत्मीय प्रेम को भौतिक रूप में दिखाया गया है। 14वीं शताब्दी में कलाकारों के एक और अन्य प्रिय संस्कृत ग्रंथ रस मंजरी की रचना की। भानुदत्त बिहार के रहने वाले मैथिल ब्राह्मण थे। रस मंजरी का अर्थ है आनंद का गुलदस्ता। इस संस्कृत ग्रंथ में रसों के वर्णन के साथ साथ नायक एवं नायिकाओं के भेद का भी विवरण मिलता है, जैसे उम्र के अनुसार बाल, तरुण और प्रौढ़, आंगिक विशेषताओं के अनुसार पद्मनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तनी आदि, भावगत विशेषताओं के अनुसार खंडित, अभिसारिका व उल्का आदि। यद्यपि इस ग्रंथ में कृष्ण का उल्लेख नहीं हुआ है, फिर भी चित्रकारों ने उन्हें प्रतिनिधि प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। रसिक प्रिया का अर्थ है रसिक या पारखी को आनंदित करने वाला। यह जटिल काव्यगत विवेचनाओं से परिपूर्ण है, और इसकी रचना अभिजातीय दरबारियों के सौंदर्य बोध के लिए की गई। ब्रज भाषा में रचित रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास थे, जो 1591 में ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि थे। रसिक प्रिया में अनेक प्रेरक अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है, जैसे प्रेम, मिलन, वियोग, विवाद और इसके परिणाम स्वरूप प्रेमी प्रेमिकाओं में होने वाली अनबन, गुस्सा जैसी अवस्थाओं की अभिव्यक्ति राधा कृष्ण के माध्यम से दर्शाई गई है। पेरा कवि प्रिया केशवदास द्वारा राय परवीन के सम्मान में रचित एक अन्य काव्य है। राय परवीन ओरछा की एक प्रसिद्ध गणिका थी। यह एक प्रेम कथा है, लेकिन इसके 10वें अध्याय में 12 मासा नामक प्रकरण है, जिसमें साल के 12 महीनों, जलवायु या मौसम का सटीक वर्णन हुआ है। अलग अलग महीनों के मौसम में लोगों के दैनिक जीवन का वर्णन करते हुए उसमें आने वाले त्योहारों का भी उल्लेख किया गया है। केशवदास ने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे नायिका नायक को राजी करती है कि वह उसे छोड़कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर ना हो। पेरा बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी लाल है। इसमें 700 पद है, जिनकी रचना
सूक्ति एवं नैतिक हाजिर जवाबी के रूप में की गई है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसकी रचना 1667 ईस्वी के आसपास की, जब वे जयपुर के राज दरबार में मिर्जा राजा जय सिंह के लिए कार्य कर रहे थे, क्योंकि सतसई की कई सूक्तियों में संरक्षक का नाम आया है। बिहारी सतसई का चित्रण मेवाड़ में अधिक हुआ है। साथ ही साथ पहाड़ी शैली में भी इसका चित्रण हुआ है। पेरा इसके अतिरिक्त दरबार के दृश्य एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर भी प्रचुर संख्या में चित्र बनाए गए हैं, जिनमें शिकार, युद्ध एवं विजय, उत्सव, वन मौज, नृत्य, संगीत, त्योहार, वैवाहिक उत्सव, राजाओं के छवि चित्रण, दरबारी एवं परिवार के सदस्यगण, शहरी जीवन एवं पशु पक्षियों के चित्र। स्टॉप।